हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाई थिंकिंग। तो दोस्तों, अब हमारा नीट के लिए गेस्ट पेपर स्टार्ट हो गया। ये गेस्ट पेपर 1 है, जिसमें हम 45 क्वेश्चन बिल्कुल नीट के पैटर्न पे हम सारे क्वेश्चन ले रखे हैं ना। और ऐसे इस वैरायटी के क्वेश्चन लिए जो मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो क्या करना है, ये पेपर आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। आप इसको पहले खुद से सॉल्व किया करो और फिर सॉल्यूशन देखा करो। सॉल्यूशन में हम ट्रिक, टेक्निक, अप्रोच और पूरा केमिस्ट्री भी एक तरीके से रिवाइज करा देते हैं, है ना। तो अगर आपको याद होगा, मैं कुछ महीने पहले अनाउंसमेंट किया था कि नीट का पेपर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं 2025 का, ठीक है। जिसमें अब ये लास्ट पड़ाव है। हमने 3 स्टेप में बात किया था स्ट्रेटेजी, है ना। पहला स्टेप था 37 ईयर पीवाई की, जो मैंने करा दिया। दूसरा था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वो भी मैंने दे दिया। तीसरा स्टेप था ये नीट गेस्ट पेपर। इसको कर लो आप, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। इसमें बोला था कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेसिक स्ट्रेंथ आप किस तरीके से निकालते हो, आइए समझते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें हम बताएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ जो हमारा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर अवेलेबिलिटी होता है। क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इन जनरल, है ना। अब कहोगे अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ता है, तो जो ये अवेलेबिलिटी बढ़ता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होंगे तो हमारे पास अवेलेबिलिटी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि +M +H+I, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मुझे नहीं पता, तो मैंने बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक GOC 0 से पढ़ा है, लेकिन अब आपके पास टाइम है नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर आती हैं चीज़ें ठीक है, नहीं आती हैं नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करोगे तो वो GOC देखना 22 लेक्चर, कभी डाउट नहीं होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं सब पे नाइट्रोजन है। पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो NO2 लगा है ये कैसा ग्रुप है, ये हमारे पास -I और -M लगाता है। और ये जो CH3 लगा है ये आपके पास +H और +I इफेक्ट लगाता है, ठीक है। तो +H+I वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ाएंगे। लेकिन NO2 तो कौन का है बढ़ाने, कोई घटाएगा, तो सेकेंड वाला तो सबसे लास्ट बेसिक हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन कट गए आपके पास, ये ऑप्शन कट गया, ये लास्ट में आपके सेकेंड आने चाहिए। तो इसमें भी है, इसमें भी है। और फर्स्ट पे कौन आना चाहिए, फर्स्ट पे भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला आना चाहिए, तो थर्ड वाला फर्स्ट पे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर C एक ही मैच कर रहा है, जो कि सही है, ठीक है। तो ये हो गया। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, नोट करके लिख लेना। मैंने बोला ना पूरा चैप्टर भी रिवाइज कराऊंगा, कि कभी आपको ग्वानिडीन दिखे, है ना, तो वो ज़्यादा बेसिक होता है। फिर एमेडीन होता है। अगर कभी ये दिख जाते हैं तो इनको सब ज़्यादा बेसिक कर देना। ये कैसे पहचानोगे, कार्बन हमारा डायरेक्ट 3 नाइट्रोजन से अटैच्ड रहे, कभी डायरेक्ट तो ग्वानिडीन, और कार्बन 2 नाइट्रोजन से अटैच्ड हो तो एमेडीन बोलते हैं, ठीक है। और एक बात याद रख लेना हमेशा कि लोकेलाइज जो लोन पेयर होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है डीलोकेलाइज लोन पेयर। डीलोकेलाइज मतलब पता है, जो रेजोनेंस में जाता है ना। बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में sp3 वाला ज़्यादा बेसिक होता है, फिर sp2, फिर sp। तो ये बातें भी याद रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, द pKb ऑफ डाईमेथाइल अमाइन एंड pK ऑफ एस्टिक एसिड गिवन है। तो आपके पास दोनों जो pKb गिवन है वो क्या है, देखो जो गिवन है लिख लो। मैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी सिखाऊंगा। मैंने बोला था आपको परेशान नहीं होना। आपको pKb गिवन है, किसी भी डाईमेथाइल अमाइन है, कितना गिवन है 3.27, और pKa गिवन है, कितना गिवन है 4.77 गिवन है। आपसे बोला है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाईमेथाइल अमोनियम एसीटेट, ठीक है। डाईमेथाइल अमोनियम एसीटेट के लिए आपको pH बताना है, pH यहाँ पे निकालना था। तो कभी भी अगर आपको pK और pKb गिवन है तो उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला लगता है हमेशा याद रखना है 7+। मैं वीक एसिड वीक बेस की कहानी नहीं आपको बता के कन्फ्यूज कर रहा। अगर pK इन जनरल कभी pKb और pK गिवन है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई, pK होगा यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना, याद कर लो, है ना। डायरेक्ट pKa होता है -pKb होता है।
तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, आपको वैल्यू पता है 7 प्लस पी के ए की वैल्यू कितना है 4.77 और 3.27 गिवन है। तो यहाँ से आप पी एच जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना निकल आ गया 7.75 आ जाएगा। कभी कभी आपको यहाँ पे पी ओ एच भी पूछ सकता है, तो पी एच प्लस पी ओ एच बराबर कितना होता है 14 होता है। तो आप अगर पी ओ एच पूछे तो वो भी आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 14 माइनस 7.75। ये भी फॉर्मूला याद रख लो। कभी आपको अगर पी एच अलग से पूछता है तो पी एच बराबर माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस होता है। तो ये सारी बातें आप याद रख लेना, रिवीजन मैंने बोला था कराने के लिए, तो ये रिवीजन भी आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसमें आपने हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट कौन सा फेवर करेगा। आइए इसको समझा देते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। जो हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है, ली चैटलियर है ना प्रिंसिपल होता है। देखो स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाए तो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना। देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको तो सबसे पहले पहचानना आना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो पहचानो कैसे। मान लो आपके पास ए है और प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो या तो आपके पास डेल्टा एच बाहर से नेगेटिव लिखा आ जाए, या रिएक्शन में ही आपके पास ए पी आपको क्या लिखा आ जाए डेल्टा एच, तो आप पहचान जाओगे रिएक्शन कैसा है एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे जो गिवन था कंडीशन वो बोला है कैसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे मैक्सिमम एक आपको रिएक्शन गिवन है, हम रिएक्शन ही लिख लेते हैं A2 B2 है ना, ये आपके पास गिवन है। X2 यहाँ पे बन रहा है, ये बोल रहा है मैक्सिमम फॉर्मेशन इसका कब होगा, और ये गिवन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब नेगेटिव वैल्यू गिवन है। तो आप पहचान गए एक्सोथर्मिक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर तो A2 B2 रिएक्शन के साथ आप हीट लिख सकते हो, जो भी हीट गिवन है प्लस डेल्टा एच और करके यहाँ पे है ना, ऐसे या ऐसे इसको दिखा सकते हो एक्सोथर्मिक। यही बात तो मैं आपको बताना चाहता था। अब यहाँ पे दिखा सकते हो। तो आपको चाहिए क्या, प्रोडक्ट चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसा क्या करने पे रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करेगा। तो एक चीज़ याद रख लेना, एक्सोथर्मिक में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस केस में आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट साइड टेम्परेचर ऑलरेडी देखो ज़्यादा है, प्लस में है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा कहाँ से जाना चाहेगा, लो टू हायर टू लोअर जाना चाहेगा, है ना भाई। अगर टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा है तो बैलेंस करना चाहेगा ना, तो प्रोडक्ट में ये बैलेंस था। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बैलेंस था, प्रोडक्ट साइड भी आपको प्लस में दिख रहा है, तो ये हमेशा बैकवर्ड जाएगा। मतलब रिएक्शन आपके पास किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे लेकिन बैकवर्ड जाएगा तो बैकवर्ड में हमें क्या मिलेगा, A2 का फॉर्मेशन A2 मिल रहा है और B2 मिल रहा है, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं। अब अगर मान लो टेम्परेचर घटाओगे तो प्रोडक्ट साइड में ये बैलेंस था, डेल्टा एच लिखा था, तो वहाँ अगर घटेगा तो ये बैलेंस करना चाहेगा, तो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड जाएगा। तो रिएक्शन आपके पास यहाँ पे कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। और फॉरवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड में क्या बन रहा है, X2 बन रहा है, तो यही तो चाहिए। तो एक बात पता चल गया, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। चलो भाई, लो टेम्परेचर आपको समझ में आ गया एक चीज़। अब अगर प्रेशर के टर्म्स में बात करो, प्रेशर, तो प्रेशर के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ध्यान देना। जैसे ही अगर मान लो आपने प्रेशर बढ़ाया, क्या बोला, प्रेशर, आपके पास कोई रिएक्शन है, यही रिएक्शन मैं लिख देता हूँ A2 है ना, B2 और आपके पास क्या बन रहा है, X2 बन रहा है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे हमेशा इन कोई भी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाओगे तो हमारे पास जो रिएक्शन जाएगी वो रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन मूव टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल, टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस मोल होने चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ प्रेशर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 1 मोल है और ये 2 मोल है रिएक्टेंट साइड, टोटल कितना है 2, प्रोडक्ट साइड 1 मोल है ना। तो प्रेशर बढ़ाने पे हमेशा रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए, X2 का फॉर्मेशन होगा भाई, यही तो चाहिए। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सॉरी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। आपके पास कौन सा ऑप्शन नंबर हो, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई, सारी चीज़ें आप याद रख के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मेथेनामाइड। एसिटामाइड टू मेथेनामाइड कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले तो आप इसे लिख लो, इसको कैसे सॉल्व करोगे।
कन्वर्ट क्या करने को बोला था आपको, एसिटामाइड। एसिटामाइड कैसे बनता है, 2 कार्बन होंगे, अमाइड होगा, तो 2 कार्बन अमाइड CO NH2, यही होगा अमाइड। अब इसमें आपको जाना कहाँ था, आपको बनाना जो था, क्या बनाना था, मेथेनामाइन। मेथेनामाइन को आप बना लो। मेथेनामाइन क्या होता है, CH3 और NH2 होगा। तो कहने का मतलब है आपके पास कुछ ऐसा मैजिकल ट्रिक हो जिससे हम इसको रिमूव करके NH2 में चेंज कर दें तो आपके पास काम हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है, आपको याद होगा, अगर आप यहाँ पे Br2 ले लो और साथ में KOH ले लो, ठीक है, हल्का हीटिंग भी कभी कभी ले सकते हैं, तो आपके पास ये जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता है। इससे आप डायरेक्ट अमाइड जो है आप डायरेक्ट अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हो ना। हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड रिएक्शन, तो इससे आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसा ऑप्शन में आपके पास एक ही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, इसमें क्या बोला था, फॉर अ वीक एसिड HA द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली 1%, इक्विलिब्रियम इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 0.1 मोल लीटर देन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ के। तो देखो, अगर कभी आपको कभी अगर आपको मोनो एसिड गिवन हो या मोनो बेसिक गिवन हो, जैसे यहाँ पे जो एसिड गिवन है HA है, मोनो मतलब क्या है, अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे HA प्लस आएगा और यहाँ पे A माइनस आएगा, तो एक कटायन एक अनायन सिंपल वाले आ रहे हैं ना, कोई भी यहाँ पे ट्वाइस वाइस नहीं लगा है। तो इस केस में आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आता है, K बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो C अल्फ़ा स्क्वायर, या अल्फ़ा बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो K/C। अल्फ़ा की वैल्यू 1% है ना, 1% मतलब 1/100 लिख सकते हो। K की वैल्यू आपसे पूछा था और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.1, तो आप इसका स्क्वायर कर लो, मैं कहूँगा स्क्वायर कर लोगे तो ये 100 × 100 हो जाएगा। K बराबर आपके पास आ जाएगा 0.1। तो इसको प्रॉपर सॉल्व कर लोगे आप, K बराबर आपके पास जब यहाँ पे लिखोगे तो ये इधर हो जाएगा 100 मैं कहूँगा उधर आप लिख लो 100 और आपके पास KA, नहीं उधर नहीं, हम कहेंगे KA निकालना था ना, तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लो। क्या करना है, आप 0.1 को उधर लिख लो और यहाँ पे 100 और ये K हो जाएगा। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो K, इसको आप लिख सकते हो 1/10, नीचे लिख लोगे 10 × 100 तो K बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 0 है तो 1/10⁵ हो जाएगा, और आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻5 1, तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ होता है तो बेस्ट कंडक्टर कब होता है, बेस्ट कंडक्टर कब होता है, बेस्ट कंडक्टर तब होता है जब मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जितना ईजिली होगा, है ना। तो हमारे पास जहाँ पे ज़्यादा आयंस होंगे, है ना, जहाँ पे ज़्यादा आयंस होंगे मैक्सिमम, वो हमारे पास बेस्ट कंडक्टर होगा, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा आयंस ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज़्यादा आयंस आपको कहाँ पे दिखेंगे, जिसको HCl है, इसको आप डिसोसिएट करके लिखोगे तो यहाँ पे H+ आएगा, Cl- आएगा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या मतलब है, तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। और 100% अगर डिसोसिएट हो गया तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आयन आएंगे, है ना, मैक्सिमम आयंस आएंगे, तो ये हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा फ्री मूवमेंट होगा, मतलब ज़्यादा कंडक्टर होगा, आप बोल सकते हो। पहला ही ऑप्शन सही था, बाकी तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सही है कि इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 + O2 NO इज K, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इतना। तो इसमें बेसिकली 3 रूल हैं, आप 3 रूल याद रख लो, उसी से पूछते हैं क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट अपना ये है, कॉन्सेप्ट अपना ये बोलता है कि आपके पास मान लो A से P बन रहा है, ठीक है, इसके लिए K गिवन है, और आप इसको अगर रिवर्स कर देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, P से ये, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। केस नंबर अपने पास 2 है, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 अगर लोगे तो मान लो आपके पास A से P बन रहा है ना, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए
ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो यहाँ पे मान लो आपके पास के था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टू द पावर ए हो जाएगा। ठीक है। केस नंबर थर्ड जो होता है यहाँ पे, ये वो क्या होता है, अगर मान लो ए से पी बन रहा है और पी से क्यू बन रहा है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे ए प्लस पी और पी प्लस क्यू निकालना है। ठीक है। तो ये आपके पास K1 है, ये K2 है, आपको K3 निकालना है। तो K3 बराबर क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 हो जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे। अगर ऐड हो, देखो ये ऐड हुआ है ना, फर्स्ट और सेकंड ऐड करने पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे पावर में लग जाता है। केस नंबर 2, तो आपके पास गिवन क्या था यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में था N2 प्लस O2 गिवन था, ये क्या था 2NO था। अब आपको निकालना किसके, इसके लिए आपके पास के गिवन था, आपको निकालना क्या था, हाफ N2 प्लस हाफ O2 के लिए आपको वैल्यू निकालना था। तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, हाफ है। देखो, तो आप पहले वाले इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ना। देखो, अगर इसमें हाफ से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वही बन जाएगा। कौन सा इक्वेशन, ये वाला रिक्वायर्ड बन जाएगा। देखो, आपको ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, इक्वेशन वाले फर्स्ट इक्वेशन में आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई किए तो के टू द पावर हाफ हो जाएगा। यही तो बताया, मल्टीप्लाइड करने पे पावर में हो जाता है, ये वाला रूल। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट अपना ये बोलता है, कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कोई एसिड है HA, इसमें से आप क्या करो, H+ को निकाल दो हमेशा। H+ को निकालने पे आपके पास एक कार्बन आयन बनेगा, और कभी भी H+ निकालते हो तो जो कार्बन आयन बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं। कंजुगेट बेस बोलते हैं, आप ब्रैकेट में कार्बन आयन भी बोल लो क्योंकि कार्बन आयन ही है। तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कैसे होगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M -R और -H होता है। एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, और उसकी K वैल्यू भी उतनी स्ट्रांग होगी। तो आप बोल सकते हो एसिड इज इनवर्स रिलेशन टू दी PK, है ना, और PK वैल्यू कम होगा। बस यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आप हमेशा H+, आप कहोगे H+ तो बहुत है, कहाँ से निकालें यहाँ पे H+, तो H+ उस जगह से निकालो जहाँ पे कॉमन आपको इन जनरल दिखे। तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। अब देखो यहाँ पे आप इफेक्ट देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन -I इफेक्ट लगा रहा है, ये भी -I इफेक्ट लगा रहा है। आपको पता है जो इंडक्टिव होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है। कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना। तब देखो कहाँ पे ज़्यादा -I लग रहा है, तो यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन है, यहाँ पे है 1 कार्बन, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस पास है लिख लो, तो ज़्यादा -I ज़्यादा लगेगा, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। सेकेंड वाला कार्बन है ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, तो सेकेंड वाला सब ज़्यादा हो जाएगा। 1-2 ऑप्शन तो कट करो पहले, अब सेकंड, उसके बाद थर्ड और फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -I लग रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं लग रहा है, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी अब्स्ट्रैक्टेड एंड अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ से अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लो, क्या बोला है, कीटोन है, यहाँ से बना लो सभी, है ना। एल्केन है, कोई भी एल्केन बना लेते हैं। एल्केन तो आपके पास ऐसे होगा, ठीक है, एल्केन एल्कीन है, तो एल्कीन आपके पास कोई भी बना लो, है ना। एल्कीन आपके पास है, और अमाइन है। अमाइन कैसे बनता है, RNH2। तो अब आप इनमें आप क्या करते हो, बेस डालते हो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, H को निकालेगा, तो यहाँ से H को निकाल दिया, यहाँ पे कार्बन आयन आएगा। यहाँ पर भी H निकालेगा तो आपके पास यहाँ कार्बन आयन आ गया, यहाँ पर भी से H निकालेगा, कार्बन आयन आएगा, यहाँ पर भी कार्बन आयन आएगा। अब कौन कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल आपको लग रहा है, तो ये कार्बन आयन जो दिख रहा है ये रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं यहाँ पे, और रेजोनेंस कर रहा है भाई, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ये तो भाई डिस्टेबलाइज कर रहा है +I लगा के, ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है +I लगा के, यहाँ पे तो भाई ये भी +I लगा रहा है, तो सब ज़्यादा स्टेबल और फेवरेबल कहाँ पे, कीटोन में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और एल्डोहल कंडेंसेशन
कैनिजारो में ये सब चीज़ें आपने पढ़ा भी है कि कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड से SDKH निकलता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये देखो ये क्या है, आपको स्ट्रक्चर गिवन है कि या इनका रिलेशन बताना है आपस में कैसे रिलेशन रखते हैं। तो लोन नेगेटिव चार्ज ही है, आप कन्फ्यूज नहीं होना। लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। और आपको ये क्या बना के दिखाया है, CH2 CO नेगेटिव और CH3 है। तो इसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, C और यहाँ से O नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे CH3। तो ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देखो सेम सेम नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग ये स्ट्रक्चर है भाई, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई कहेगा सर कैसे पहचानेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई तरीका बता दो, तो तरीका भी सिखा देता हूँ कैसे पहचानोगे। देखो कंडीशन होता है फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपके पास अगर A B और C है, ऐसे कुछ भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, है ना, तो हमेशा वहाँ पे क्या होता है, या रेडिकल हो, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, रेजोनेंस होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास यहाँ ये है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, B है, इसके ऊपर लोन पेयर हो, है ना, तो ये तो भी रेजोनेंस होता है। और कंडीशन के यहाँ पे आपके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, और यहाँ पे आपके पास B के ऊपर क्या हो, वैकेंट D ऑर्बिटल हो, वैकेंट D ऑर्बिटल हो, जैसे सल्फर हो, क्लोरीन हो, तो वहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। तो बस इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं होता है, आप याद रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, ये गिवन है साइनाइड, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, LiLH4 से करानी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O गिवन है। तो LiLH4 जो होता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आपको कभी LiLH4 गिवन हो, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करता है, आपके पास जो साइनाइड होता है उसको किस में चेंज करता है, CH2 NH2 में चेंज कर देता है ना। अगर आपके पास कीटोन है तो वो किस में चेंज कर देता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये LiLH4 पर, आप बेसिक याद रख लो। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा, पहला प्रोडक्ट आपके पास ये बेंजीन ही रहेगा, और यहाँ पे आपके पास C और NH2 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, NaNO2 प्लस HCl है, ठीक है। तो यहाँ से NaNO2 HCl क्या करता है, डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर दे। कभी अमाइन गिवन हो और आपके सामने और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी हो, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं C, और यहाँ पे आपके पास जो ये होता है ना NH2 होता है, वो N2 प्लस और डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देता है उसको। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास H2O था, वर्कअप हो जाएगा। H2O क्या करता है, वर्कअप होता है। वर्कअप होके आपके पास यहाँ पे अल्कोहल आके यहाँ से क्या निकलता है, OH निकलता है। OH आपके पास यहाँ इसको हटाएगा, क्योंकि N2 लिविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा है, निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। और आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, C, और यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D, तो D सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखिए पहला ऑप्शन, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आए करें ना, तो आप सबसे पहले उस ऑप्शन को चेक किया करो जो आपको कंफर्म आता है। हमेशा याद में लिख के रख लो, हमेशा उस ऑप्शन को चेक करो, क्या पता वही आपको गलत मिल जाए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, ये सिंपल है, देख लेते हैं। HF है और HCl है, HBr है और HI है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, तो देखो कभी भी अगर आपको एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट हो, सेम ग्रुप के एलिमेंट अगर आपको गिवन हो, सेम ग्रुप के एलिमेंट हो, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, याद रख लो। तो आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज किसकी बड़ी है, आयोडीन की, है ना। आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, तो आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका। आपको क्या गिवन है यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ HF का गिवन है, तो ऑप्शन नंबर यही इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं है, नोट करके लिख लेना। अगर मान लो सेम पीरियड के एलिमेंट, वहाँ सेम पीरियड के एलिमेंट कभी गिवन है,
है ना। तो जो एच डी की स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ये भी आप याद रख लो। और अगर ग्रुप और पीरियड दोनों आ जाए, ग्रुप और पीरियड दोनों आ जाए, है ना, तो हमेशा ग्रुप वाले को डोमिनेट करा देना। तीनों केस मैंने बता दिए, पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। तो ये भी रिवाइज कर लेना, बाकी जीओसी में तो मैं ये सब पढ़ाया हूँ। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अमंग ग्रुप 16 विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ग्रुप 16 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या होता है? सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, और आपके पास पीओ होता है ना। यही आपके पास गिवन है, तो हम इन्हीं पे फोकस करेंगे। ऑक्सीजन देखो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -2, -1, +1 एंड +2 ये शो कर सकता है। सल्फर कौन कौन सा शो कर सकता है? -2, +2, +4 एंड +6। याद रख लो ये चीज़ें, है ना। अब कॉन्सेप्ट आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हो आप, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ये हो गया आपके पास। और ये आपके पास सल्फ़र का नहीं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये टेलीरियम का, सल्फ़र नहीं की मैंने, तो इसलिए सल्फ़र का हम नहीं लिख रहे। सेलेनियम का -2 और ये क्या हो जाएगा? +2, +4 एंड +6 है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। और आपके पास क्या है? टेलीरियम का आप यहाँ पे लिखना -2, +4, +4 एंड +6 ये होता है। और आपके पास पोलोनियम का जो होता है +2 से +4 ऑक्सीडेशन में स्टेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो -2 नहीं शो करेगा, बाकी तीनों ये -2 शो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेट मतलब क्या होता है ये समझो, मतलब जो हमारे पास प्रोटोनेट मतलब लोन पेयर का डोनर, लोन पेयर डोनर, है ना, जो लोन पेयर को ईजिली डोनेट कर पाए उसी को हम बोलते हैं प्रोटोनेट। तो यहाँ पे लोन पेयर जहाँ पे अवेलेबल होगा वही तो डोनेट करेगा, जहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल होगा वही ईजिली डोनेट करेगा। ईजिली डोनेट या प्रोटोनेट करेगा? डोनेट और प्रोटोनेट करेगा, है ना, प्रोटोनेट करेगा। तो आपके पास यहाँ पे कहाँ पे ईजिली लोन पेयर आपको दिख रहा है जो ईजिली डोनेट कर सकता है? तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ही कहीं ना कहीं चेक करनी है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए पहला है PHOH, है ना, तो यहाँ पे लोन पेयर है, और ये फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग आप बनाओगे, है ना, तो ये होता है। और इसका लोन पेयर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है इस रिंग के साथ, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है क्या? तो ये अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर देखो, लोन पेयर ये क्या है? ये अवेलेबल है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है। यहाँ पे लोन पेयर ये +I इफेक्ट लगा रहा है ना, तो यहाँ पे ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है भाई। और यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये भी डोनेट कर सकते हैं भाई। ये तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही थी तो डोनेट कर सकते हैं। लोन पेयर अवेलेबल कहाँ नहीं है? अवेलेबल इस केस में नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है? रेजोनेंस हो जा रहा है, रेजोनेंस। तो लोन पेयर कहाँ चला जा रहा है? डीलोकेलाइजेशन में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डिफिकल्ट कहाँ होगा? ए में हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन एक्ट एज ए लेविस एसिड। लेविस एसिड किसकी तरह काम करेगा? तो जो लेविस एसिड होते हैं, पहले ये समझो क्या होते हैं। लेविस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और जो लेविस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर बोल लो, डोनेट करते हैं। और लेविस एसिड जो होते हैं हमारे पास, जो लेविस एसिड होते हैं उनके पास इन जनरल वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। वैकेंट p ऑर्बिटल ग्रुप 13 के जो होते हैं p ऑर्बिटल होता है, जैसे ग्रुप 13 आप ले लो। तो यहाँ पे आप देख लो H2, इसके पास तो भाई ऑक्सीजन H2 है, इसके पास तो HOH, इसके पास तो लोन पेयर है तो डोनेट करेगा। BF3 बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट p है, तो वैकेंट p है तो ये क्या करेगा? लेविस एसिड का काम करेगा, क्योंकि बोरॉन अपने p ऑर्बिटल में लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए हमारे पास लेविस एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। आइए हम इसको सीखते हैं। क्या गिवन है? पहले स्टेप में CH3 और Br गिवन है, तो आपकी रिएक्शन किससे हुई है? KCN से हुई है।
तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये भाई लेस स्टेरिक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लेस स्टेरिक है, और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये आपके पास साइनाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे C और क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन था, H3O+ गिवन था। H3O+ क्या करता है, साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करके ये एसिड में चेंज कर देता है इसको, तो हमेशा ये एसिड में चेंज कर देता है। COOH इसमें चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या था, LiLH4 गिवन था, LiAlH4 आपको गिवन था। ये क्या कर लेगा, ये एसिड को अल्कोहल में चेंज कर देता है एसिड। तो C और एक कार्बन था CH2OH, हम हाइड्रोजन को नहीं लिखे हैं, आप समझ जाओ, तो हमेशा ही याद रख लेना। कन्वर्जन का क्वेश्चन था, तो आपके पास अल्कोहल चेंज हुआ, तो इसको एसिटल डिहाइड भी तो बोलते हैं। 2 कार्बन है तो एसिटल और डिहाइड है ना, नहीं एसिटल डिहाइड नहीं बोलेंगे, एथाइल। अरे भाई एल्डिहाइड कहाँ है, अल्कोहल है ना, इसको इथाइल अल्कोहल बोलोगे ना, इथाइल, 2 कार्बन इथाइल, और क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कौन। तो देखो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे आपको करना है मैं बता देता हूँ। देखो यूरिडीन, ये क्या होता है, इसको ये बोलते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रख लो। एडिनलिक एसिड, एडिनलिक एसिड ये आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। देखो इसमें चीज़ें आपको याद करने वाली है ना, ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल होती नहीं है। ग्वानिन, ये मैंने आपको एक बेस बताया था ना, ये बेस होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है। और आपके पास जो ये है क्या है, ग्वानोसाइन है, ये न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो आप याद रख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, कैसे चूज करोगे, तो बोला था कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2D नेटवर्क। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, आप हमेशा उस ऑप्शन को चेक करो जो आपको आता है। तो देखो भाई, अगर डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें, डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें, है ना, तो डायमंड हमें पता है ये हमेशा sp3 होता है और ये sp2 होता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी आपको पता है, 3D स्ट्रक्चर, 3D नेटवर्क में होते हैं इनका स्ट्रक्चर, है ना। तो हालांकि वो अलग की बात है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन तो आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखो, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज और ग्रेफाइट इज sp2, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। द फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीडाइज, आपके पास कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कौन सा इसमें एंजाइम होता है, तो जिंक होता है। ये एक बार जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इन पे मैं ज़्यादा आपको क्वेश्चन, मतलब ये जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थ्योरेटिकल, आप उसको याद रख लेना है। अच्छा, हीम आपके पास जो ग्रुप होता है ना, हीम हमारे पास इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। आप इन पेरोक्सीडेज, है ना, कभी आपसे पूछ सकता है, इसमें और कुछ दिमाग नहीं लगाना, कैटेलेज, है ना। तो ये इनकरेक्ट है। अब करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बोला था कि AlF3 इज ए सॉल्यूबल और इन HF ओनली इन प्रेजेंस ऑफ KF, इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो क्या फॉर्मेशन होता है, देखो ये बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसका आपको रिएक्शन आना चाहिए। देखो LF3 आपसे बोला है, ये क्या है, इज़ इनसॉल्यूबल है, इज़ इनसॉल्यूबल है। आप कहोगे सर ये लिख क्यों रहे हो आप, है ना, तो देखो मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ। इनसॉल्यूबल इन एनहाइड्रस, एनहाइड्रस HF, बिकॉज जो F आयंस होता है आर नॉट अवेलेबल, है ना, इन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यह सॉल्यूबल हो जाता है, इट बिकम्स सॉल्यूबल हो जाता है, सॉल्यूबल इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ KF, क्यों, क्योंकि ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन,
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो आपसे ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और रिएक्शन क्या है आपको वो भी बता देता हूँ, ये थोड़ा सा चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, K3AlF6 बनता है। देखो होता क्या है, LF3 आपके पास है, इसकी रिएक्शन जब 3KF से होती है तो आपके पास K3AlF6 ये होता है ना। तो ये आपको याद रख लेना है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा अब देखो, एरोमेटिसिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी बात ज़िंदगी में आज के बाद गलत ही नहीं करोगे कभी, यकीन मानो। ट्रिक, मैंने ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, आप उसे भी देख लेना, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कोई भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हो, है ना अपना। और टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम का भी लिंक है ना, जो अपडेट होते हैं वहाँ पे हम देते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। और PDF आपको ये मिल जाएगा। तो आप कभी, ट्रिक क्या है एरोमेटिसिटी का, चाहे जे एडवांस का क्वेश्चन हो, आप 10 सेकेंड में निकाल लोगे। क्या करो, पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो आपके पास कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन अगर डिवाइड बाई 4 करो, डिवाइड नहीं होता है तो कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। और अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड क्या कहते हैं, सॉरी डिवाइड नहीं, आपको एक भी sp3 कार्बन दिख जाए, एक भी कंपाउंड में sp3 कार्बन हो जाए तो वो नॉन एरोमेटिक रहता है। और इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी लिख लो, एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है, ये भी आपसे पूछता है। तो कभी रिंग बना हुआ आ जाए तो हमेशा एरोमेटिसिटी देखना। एक प्रॉपर GOC का ऑर्डर जो होता है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, ये देखा करो हमेशा। ये अगर आप कंपेयर करोगे सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो ये होता है। आइए फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले में आप पाई इलेक्ट्रॉन, अब कोई कहेगा पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल बॉन्ड है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लोन पेयर है तो उसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर वही लेना जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ये तो तुरंत देख लोगे। आओ देख, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 डबल बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड बाई 4 तो आपके पास हो जाएगा 6/4। ये कितना आ जाएगा, 3/2। कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ मतलब ये कैसा है, एरोमेटिक है। ये वाला चेक कर लो, 3 डबल बॉन्ड है मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना है आपके पास, वही आ गया 3/2। ये भी आपके पास एरोमेटिक। यहाँ पे चेक कर लो, एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2/4, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी आपके पास एरोमेटिक। एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, sp3 भी दिख रहा है, ये आपके पास नॉन एरोमेटिक है। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये बाकी क्वेश्चन मैंने पूरा एरोमेटिसिटी के ट्रिक में बता दिया है। वैसे हो गया है यहीं पे, लगभग क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, पर उसे भी देख लेना ना। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ग्रुप 13 की अगर बात करें ना, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमारे पास एक ग्रुप में इंक्रीज होता है ना। यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम ही गिवन है तो वहीं से लिखते हैं। आपके पास क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडोसियम, टेल्यूरियम, है ना, ये होता है। और अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो वो डिक्रीज होता है स्टेबिलिटी। क्या होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी आपसे कभी पूछ सकता है, ये बस इतना जान लो। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जब भी चैप्टर पढ़ाएंगे अच्छे से पूरा, या कभी अलग से समझा देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मेन चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जानी है वो याद रख लो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाईमिथाइल डेक लिख लो। 2,6 डेक है, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, पैरेंट चेन में आपके पास जो कार्बन दिख रहा है 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन आपको होने चाहिए पैरेंट चेन में। आओ इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो 10 कार्बन आप चेक करो, पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा, है ना, मतलब आपको समझ में आएगा। मैं समझाने को तो समझा दूँ वहाँ पे, पर आपको वहाँ पे चीज़ें में भी थोड़ा सा ना समझ। यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहला स्टेप है, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं क्या स्ट्रक्चर यही है। तो इसको आप कहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन चूज करना। कौन सा हो जाएगा, एक इधर से। अब इधर से ही क्यों किए, इधर से क्यों नहीं किए, क्योंकि आपको पता है यहाँ से ब्रांचिंग है तो इसलिए किया, और इधर से मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 आ गया भाई। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग जब भी आप लिखोगे तो यहाँ पे देखो ब्रांच का नेमिंग पहले करते हो सब्स्टिट्यूएंट,
तो आपके पास 2 पे ब्रांच लगा है, देखो यहाँ पे 6 पे ब्रांच लगा हुआ है। तो आपको भी कौन सा ब्रांच लगा है, मेथाइल, तो 2,6 डाई मेथाइल आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, बोल लो 2,6 डाई मेथाइल। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 10, तो डेक बोलोगे। और आपके पास यहाँ पे 4 पे डबल बॉन्ड है, देखो इधर से चलोगे लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 4 पे डबल बॉन्ड, तो 4 और डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, 4 इन। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो ऐसे करते हैं नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से एरोमेटिक वाला क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज़ नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक आपसे बोला है, तो ये वाला चेक कर लो। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास नहीं डिवाइड होगा, एरोमेटिक आ गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ये साफ साफ दिख रहा है। ये थायोपीन बोलते हैं इसको, ये भी लिख लो, ये भी आपके पास पायरॉल, ये भी एरोमेटिक होते हैं। ये थायोपीन है, ये भी एरोमेटिक होता है। पिरिडीन एक होता है, वो भी एरोमेटिक होता है। तो ये सारे याद रख लो। ये भी एरोमेटिक है, चाहे तो आप काउंट करके देख लो, है ना। और ये भी आपके पास यहाँ पे sp3 दिख गया, तो ये नॉन एरोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना, नॉन एरोमेटिक। आउट, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन ईजिली नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास बेंजीन ले लो, मान लो एक रिएक्शन समझाता हूँ, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप क्या लिखते हो, RCl लेते हो, एक एल्काइल हैलाइड ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो होता क्या है, आपके पास एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, इसको बाहर निकालेगा, आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल आता है ये आता है। और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी करा देते हैं ना, वो तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया जाता है। तो अगर बेंजीन पे सारे इक्विवेलेंट पोजीशन है तो आप इलेक्ट्रोफाइल को कहीं पर भी जोड़ लो, ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब यहाँ पे आपको पता है कि पहला ऑप्शन क्या है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वही रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रोबेंजीन, यही है नाइट्रोबेंजीन। टॉल्यूइन है, उसको कैसे बनाओगे, ये है। क्यूमीन है, क्यूमीन को भी बना लेते हैं, क्यूमीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। लास्ट वाला क्या है, जाइलिन है, जाइलिन को भी हम बना लेते हैं। जाइलिन आपके पास ये ऑर्थोजाइलिन है या पैराजाइलिन, ये ऑर्थोजाइलिन इसको बोलते हैं, है ना, और एक पैराजाइलिन होता है। तो जाइलिन हमको कुछ भी बना ले। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये NO2 कैसा माइनस M लगा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है जो भी इलेक्ट्रॉन। ये +H लगा रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी +H, ये भी +H, ये भी +H, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक्टिवेट कर रहा है, ये सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देंगे, एक ही है जो डीएक्टिवेट कर रहा है, नहीं देगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देख IUPAC नेमिंग लिखना है, आओ इसको हम यहाँ पे आपको लिख के समझा देते हैं। सबसे पहले आप इसमें आपके पास साइक्लिक रिंग है और यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आपके पास ये है। अब बात आती है आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो यहाँ से उस साइड से करोगे जहाँ से लोवेस्ट लोकेन रूल आएगा। अगर मान लो आपने नंबरिंग यहाँ से किया, नंबरिंग करके देखो पहले 1 2 3 4 5 6, आपके पास ये हो गया। अगर मान लो आपने नंबरिंग यहाँ से किया, हम इधर से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। तो अगर मान लो आपने येलो कलर से जो नंबरिंग किया है तो वहाँ पे ब्रांचिंग कहाँ पे आ रहा है, येलो कलर से आप देखोगे तो येलो कलर वाला ब्रांचिंग कहाँ पे आ रहा है, 3 और 4 पे आ रहा है। और आपके पास ये वाला कलर से अगर आपने देखो, है ना, स्काई कलर आप बोल सकते हो, तो इसके ब्रांचिंग कहाँ पे आ रहा है, 2 और 4 पे आ रहा है ब्रांचिंग। तो लोवेस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग 3 और 2 में कौन लोवेस्ट नंबर है, 2 है, तो हम स्काई वाला से नंबरिंग करेंगे। तो हम इधर हम येलो वाले को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो येलो वाले हम इसको इरेज नहीं करते हैं, अंदर ये PDF मिल जाएगा, आप रिवीजन में काम आएगा। तो अब नेमिंग लिख लो। नेमिंग कैसे लिखोगे, हमारे पास 4 पे इथाइल लगा हुआ है और 2 पे नाइट्रो, तो N इथाइल और नाइट्रो में पहले कौन आता है, इथाइल, तो हम लिख लेंगे 4 इथाइल और 1 पे फ्लोरो भी लगा है, तो 1 फ्लोरो, फ्लोरो पहले भी आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 1 फ्लोरो
और क्या हो जाएगा, टू नाइट्रो है, और सारे जो सब्स्टिट्यूएंट है किससे अटैच है, बेंजीन, तो टू नाइट्रो बेंजीन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए ही सही हो गया। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, तो आप इसको काउंट कर लेते हैं। तो देखो सिग्मा बॉन्ड आपको साफ साफ अगर सबसे पहले पाई बॉन्ड बोला है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, मैं कहूँगा पाई बॉन्ड दिख रहा है साफ साफ, पहले उसे देखो। तो पाई बॉन्ड कितने हैं आपको, क्वेश्चन ईजी मतलब कम समय में टाइम बचाने का तरीका, पाई बॉन्ड काउंट करो जो साफ को आता है, 3 है, तो 2 ऑप्शन कट कर दो, 3 पाई बॉन्ड, इसमें 3 नहीं है, इसमें नहीं है। अब आपको देखना क्या है, और क्या बोला है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पिरिडीन, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो लोन पेयर आप अगर देखना चाहोगे तो लोन पेयर कितने हैं आपके पास, यहाँ पे एक ही दिख रहा है जो नाइट्रोजन के ऊपर है, बाकी एक ऑप्शन इसी में लोन पेयर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ए भी चेक करने की जरूरत नहीं, आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करते तो टाइम लग जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको नेमिंग कैसे करोगे देखते हैं। नंबरिंग कहाँ से करोगे, आपके पास इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर 2 नंबर पर ब्रांच आ रहा है, इधर 1 पे ही आ रहा है, तो इसलिए हमने इधर से किया। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, 5 क्लोरो हो जाएगा, ठीक है, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, और क्या हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्सीन 3 और 3 पे ऑल OH लगा है ना, तो हेक्सीन 3 और हेक्सेन नहीं, मतलब हेक्सीन नहीं, हेक्सेन हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हो तो हेक्सेन, और 3 ऑल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, जो कि आपको गिवन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट आप ऑर्डर याद ही रख लो, क्या होता है, देखो हमारे पास जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन का हमारे पास माइनस आई ज़्यादा होता है, फिर OR का, फिर माइनस NH2 का, ये आप याद रखो। बाकी आप ये भी याद रख लो, NO2 जो फेमस है वो लिखा दे NO2, बाकी आप वो चेक कर लेना, मैंने यहाँ पे इंडक्टिव में इतना बेहतरीन पढ़ा है, कभी आपको डाउट नहीं होगा, हर वैरायटी का प्रॉब्लम है, तो ये भी आप याद रख लेना। एक फेमस होता है OR हमेशा OH से ज़्यादा होता है ना, एक्सेप्शनल आपके नीट में पूछा है, तो ये भी याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये माइनस आई का ऑर्डर है, याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन ऑकर। हाइपर कंजुगेशन सबसे पहले होता क्या, आप ये समझो, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, कभी भी अगर आपके पास sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो और उसके बगल आपके पास क्या हो, sp2 कार्बन हो, तो अगर ये कंडीशन है हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यही होता है हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन, बस और कुछ नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल। पहला वाला अगर चेक करो तो यहाँ पे आपके पास ये क्या दिख रहा है, sp3 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन है, नो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास ये sp2 दिख रहा है और ये क्या है sp2, तो यहाँ तो होगा नहीं, पहले वाले में नहीं होगा। दूसरे वाले में चेक करो, फिनाइल है यहाँ पे, ये आपके पास नो डाउट sp2 है, रेडिकल आपके पास और कार्बोकेटाइन sp2 है, लेकिन यहाँ भी sp2 है। फिनाइल को यही वाला था स्ट्रक्चर, ये वाला खोल के देखो, pH लिख दिया, यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, तो ये भी आपके पास हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको रेडिकल गिवन होना चाहिए था, आपको यहाँ पर रेडिकल था क्वेश्चन में, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे जब रेडिकल था तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और ये आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ये गिवन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा है, तो यही ऑप्शन नंबर 3 लगेगा, ये है ना, याद रखना। अब ब्रिज वाले नहीं काउंट करना, क्योंकि ब्रिज अनस्टेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर ओनली कौन सा हो जाएगा, 3, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके पास ये है, विथ मेथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। मेथाइल लिथियम के साथ कौन सा स्पीसीज आपको यहाँ पे मिलेगा, तो देखिए ये क्या हो गया, हाँ देखिए आपको दिख रहा है, तो आइए इसको रिएक्शन हम चेक कर लेते हैं। आपके पास क्या गिवन है, यही गिवन है, ठीक है। आपके पास क्या बोला है, मिथाइल लिथियम मतलब CH3Li गिवन है। इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो आपको पता है लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और मिथाइल के ऊपर ये नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा और इस पर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हमेशा कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है, ये बॉन्ड ओपन हो जाता है।
बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म में 50 लेक्चर पढ़ाऊंगा, कभी दिक्कत नहीं आएगा कैसे बॉन्ड कहाँ टूटता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है एरो अगर ऐसे चला तो आगे साइड नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। नेगेटिव हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो ये बात है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया और आपके पास CH3 अटैक किया तो ये ऐसे जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे वर्कअप हो जाता है, H2O होता है ना। तो ये क्या कहता है, H को ले लेता है। ये वर्कअप मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए लिया जाता है, क्योंकि न्यूट्रल होगा तो ही आपके पास वो स्टेबल होगा, तो आपके पास ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा। साइक्लोपेंटेनोइल एनायन आपकी यही पास तो आया है साइक्लो, है ना। तो आपको साइक्लोपेंटेनोइल एनायन हो जाता है, ठीक है। आपके पास ये बन गया, ये इसको नहीं बोलेंगे, इसको साइक्लो क्या बनेगा आपको ये पहचाना था, साइक्लोपेंटेनोइल लिखा है ये, बाकी तो एनायन। ऑप्शन नंबर C सही हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ LNK वर्सेस T। तो ये आप तो सिंपल है, आर्हेनियस इक्वेशन आपको पता है। कभी भी K और T का रिलेशन पूछे तो K बराबर A माइनस EA/RT होता है। ये हो गया। आप दोनों साइड ln ले लो, ln ले लोगे तो क्या हो जाएगा LNK, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ln A इंटू माइनस EA/RT हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ln K जब कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो आप अलग प्लस करके लिख सकते हो, और यहाँ पे ln E माइनस EA/RT हो जाएगा। आपको पता है अगर कोई चीज़ पावर है लॉग में, अगर मान लो ln A⁴ है तो आप इसे लिख x ln A लिख सकते हो, है ना फॉर्मूला। तो आपके पास यहाँ भी क्या हो जाएगा ln A, और ये पावर नीचे आ जाएगा माइनस EA/RT, और यहाँ पे ln E की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, ln माइनस EA/RT, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा वैल्यू, समझ पा रहे हो आप। तो ln E की वैल्यू 1, आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आया। ये आपको दिख रहा है कि y बराबर mx प्लस C टाइप आपको दिख रहा है ना। नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव कभी आपको गिवन हो तो स्लोप हमारा ऐसे होता है, पॉजिटिव होता है तो स्लोप आपके पास ऐसे जाता है। ये नेगेटिव स्लोप को बताता है, नेगेटिव स्लोप को बताता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर C जो हो गया ये। तो ये कुछ दिक्कत की बात है नहीं, बिल्कुल ईजी था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन ऑफ द वैल्यू इज़ नॉन। एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये, तो आपको पता है रेट कांस्टेंट है, टू डिफरेंट है, आपको कैसे निकालते हो, फॉर्मूला सिंपल पता है, log K2/K1 डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया। आपको दो टेम्परेचर पता होता है, E/2, अगर log और ln में डिफरेंस होता है ना। कोई चीज़ अगर ln में है, अब यहीं भी बता देता हूँ, कोई भी चीज़ अगर मान लो ln में है, ln x है, तो आप इसको log में चेंज करने के लिए क्या करो, 2.303 मल्टीप्लाई कर दो तो वो log में हो जाता है। तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा, ठीक है। तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कौन सा है, टू डिफरेंट टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल सकते हो, है ना। आओ देखते हैं 34। इसमें क्या गिवन था कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स, मतलब 4 बार 4 टाइम्स हो जाता है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 to 57 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। फिर वही क्वेश्चन है, आपको पता है ln क्यों, log ही लिखता हूँ, कैलकुलेशन ईजी। तो log K2/K1 और क्या होता है EA/2.33, और यहाँ पे R हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा T1 माइनस 1/T2। आपको सब कुछ गिवन है। log K2 ये बोला द रेट ऑफ रिएक्शन जब रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर चेंज करने पे 4 टाइम्स हो जा रहा है। 4 इनिशियली मान लेते हैं 1 था, तो बाद में K2 कितना 4 हो गया, है ना। समझ, अरे भाई इनिशियल K1 1 मान लो तो K2 कितना बोल रहा है 4 टाइम्स हो जा रहा है ना, आप अपने से। तो आपके पास EA और 2.303 है ना, R की वैल्यू आप कितना पुट कर लो, R 8 जूल में रखोगे 8.314, लीटर ATM में रखोगे 0.0821, है ना। लीटर ATM में, मैं पूरा यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, लीटर ATM में। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 1/12 लिख सकते हो, जूल में 25/3 लिख सकते हो, जूल में कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, ठीक। ये सारी चीज़ें आप आनी चाहिए कब, हर चीज़, है ना, अगर रैंक लाना है तो। 330 डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लिए, 27 में 273 ऐड कर लोगे तो कितना ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये 300 हो जाएगा, और वहाँ पे 57 में आप 270 ऐड कर लिए। ये केल्विन में लेना था ना, तो इसलिए 300 केल्विन में चेंज करने के लिए, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 330 केल्विन, आप चेक कर लेना। तो आप यहाँ पे वैल्यू इसको log को लिख सकते हो, log 2 to the power 2 स्क्वायर, पूरा ओवरऑल वैल्यू आप सॉल्व कर लो।
और यहाँ पे ई आप लिख सकते हो, है ना, और ये और इसको और सॉल्व कर लें 233 इंटू 8.314, और ये आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं तो मेरा अलग तरीका है, आप खुद सॉल्व करना ऐसे। यहाँ पे 330 आ जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना, ये आपके पास बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू जो निकालोगे 38.04 किलो जूल पर मोल, किलो जूल आ जाएगा। अब अच्छा, किलो जूल में भी ये जूल में निकाल लेते हो, तो किलो जूल में कैसे चेंज होगा वो भी सीखा। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 किलो जूल। तो यहाँ पे 1/1000 से मल्टीप्लाई भी करना था यहाँ पे, जो किलो जूल में वैल्यू हो जाती है ना। तो ये आप याद रख लेना। ऑप्शन नंबर आपके पास 38.4 किलो जूल, ऑप्शन नंबर ए आता, ठीक है। किलो जूल में आंसर निकाला था। आओ चलते हैं आगे। क्या बोला था, मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व प्रिपेयर इतना सोल्यूशन। तो ये सिंपल क्वेश्चन, मास ऑफ ग्लूकोज आपसे बोला था, देखो कैसे निकाल। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कभी भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो फुल डिटेल में नहीं, जल्दी से कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो तरीका सीखो। कभी आइसोटोनिक अगर गिवन हो तो आपके जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है आइसोटोनिक के केस में। तो हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर π1 हो जाएगा वो π2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको देखो यहाँ पे क्या होता है, C1 कॉन्सेंट्रेशन RT और R और T तो बराबर होंगे भाई दोनों केस में, और यहाँ से RT कैंसिल, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा C2। अब ये कंसंट्रेशन है, क्या है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी है जिसको आप बोलते हो मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मास ऑफ सॉल्वेंट का वो तो मोलैरिटी होता है, वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे आपके पास मोल्स कैसे निकालोगे, है ना, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो आपको मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व, ये ग्लूकोज का मास पूछा तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना हो जाता है 180 हो जाता है ग्लूकोज का, टू प्रिपेयर 1 लीटर, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और C2 आपके पास कितना गिवन है 15 ग्राम पर लीटर आपको सोल्यूशन, 15 आपको गिवन है। और यूरिया मतलब यहाँ पे 50, और यहाँ पे यूरिया का वेट आपके पास 60 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास 1 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्राम पर लीटर वो आइसोटोनिक विथ 50 ग्राम पर लीटर, ठीक है। 50 ग्राम पर लीटर मतलब वही होगा ना, 50 ग्राम पर लीटर मतलब 50 ग्राम है इन 1 लीटर, बात तो एक ही है। तो यही है, कन्फ्यूज नहीं होता लैंग्वेज में आप। तो वेट बराबर आप निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट आपसे पूछा था तो 1 से 1 सारी चीज़ें कैंसिल, ये 1 ऊपर चला जाएगा, वेट 1/80 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 150/60 हो जाएगा, इससे कैंसिल। और आपके पास ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा 6 3 6 जा इतना हो जाएगा। और ये आपके पास W बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 × 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 या 3, और W बराबर 45 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। आओ आगे सॉल्व कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्वस ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, डेल्टा TB बराबर क्या होता है, डेल्टा TB बराबर IKB इंटू मोल। देखो सिंपल है, मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको समझाने का मन है, पर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ भाई, क्योंकि वो बहुत आपको समझाना पड़ा। डेल्टा TB बराबर वो कौन से बताऊँगा जब सोल्यूशन पढ़ाऊँगा, I इंटू KB इंटू, है ना, मोलैरिटी, है ना, याद है आपको मोलैरिटी होता है। अब यहाँ ध्यान देना, मोलैरिटी में मोलैलिटी लिखो, इसे मोलैलिटी समझ रहे हो ना। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास सॉल्वेंट इन kg होता है, ठीक है। तो अब आप बताओ डेल्टा TB हमारा जो है यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे आपको दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे I दिख रहा है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या बोला, विच अमंग फॉलोइंग सोल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। तो आपके पास यहाँ पे NaCl है, I की वैल्यू कैसे निकालोगे, डिसोसिएट करोगे Na, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl माइनस। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखो तो I की वैल्यू क्या हो, अच्छा अल्फा बराबर क्या होता है I-1/n-1, और ये हमेशा 100% डिसोसिएट होगा, कुछ भी नहीं गिवन है तो 100% डिसोसिएशन। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप 1 मानोगे, तो I की वैल्यू आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास N की वैल्यू कितनी आ रही, कितने आयंस आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, और KCl में भी आपके पास कितने आ रहे हैं आयंस, यहाँ पे आयंस जो आ रहे हैं यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, और MgSO4 में जो आयन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आयन आपके पास
2 प्लस और SO4 2 माइनस, यहाँ पर भी आपके पास 2 आयन्स आ रहे हैं और NaCl भी आपके पास आयन कितने आ रहे हैं, 2 आयन आ रहे हैं। अब बात है कॉन्सेंट्रेशन पे भी तो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन आप चेक कर लो। अब देखो सबसे ज़्यादा कम आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 0.05 है ना, और यहाँ पे 0.0 है, 0.1 है, यहाँ पे 1 मोलर है। तो सबसे कम कंसंट्रेशन यहाँ पे लोएस्ट कंसंट्रेशन है। तो डेल्टा टी भी आप कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स ये। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। ज़्यादा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ठीक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन क्या गिवन है, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन आपको कंडीशन गिवन है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट द इनिशियल रेट वुड बी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो आपको गिवन है रेट बराबर के और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी आपको ये गिवन है, तो ठीक है ये आपको गिवन है। आपको बोला व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, मतलब रेट मान लेते हैं आर डैश, जब आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है, स्क्वायर हो जाएगा। कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी आपके पास कांस्टेंट है, तो आपके पास जो नया रेट आएगा वो क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो आर डैश अब डिवाइड कैसे कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा और बी से बी कट जाएगा। तो आपके पास जो नया रेट आ जाएगा आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 9R आ जाएगा। तो ये नया रेट कितना इंक्रीज हो जा रहा है, बाई ए फैक्टर ऑफ कितना 9। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 9। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, है ना। ये वाला देख लो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन मोलर रेशियो इतना। देखो सिंपल, ये भी कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, करके आपको बता देता हूँ। देखो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। आपको बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी टोटल आपको पता है क्या होता है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पी नॉट बी, ये बी क्या सॉल्यूट है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको जो देखो मोल गिवन है, मोलर रेशियो आपको गिवन है, मोल अगर एक्स से निकालोगे तो एक्स एक केस में 3:3 कितना मोलर रेशियो गिवन है, 3:2 है। 3:2 मतलब आपके पास ए कितना है, 3 है, बी कितना है, 2 है। तो एक्स से मतलब कैसे निकालोगे, 3 ए के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल 5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालोगे, बी के कितने मतलब 2 डिवाइड बाई 5। और प्योर वेपर प्रेशर आपको गिवन है, पी टोटल आपके पास निकाल लो कितना हो जाएगा। तो पी नॉट ए कितना है, द वेपर प्रेशर ऑफ 280 और 420, तो आपके पास 280 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो गया 3/5 प्लस 420 हो जाएगा। वो गिवन है क्वेश्चन में, आप देखो 2/5 है ना। पी टोटल आप निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, ये 168 आ जाएगा और ये भी 168 आ जाएगा। पी टोटल आपके पास कैलकुलेट करोगे 336 mHg आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत ईजी फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर द ओजोन। तो हाँ भाई, ओजोन के लिए आप 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप क्या करते हो, ड्रॉ कर सकते हो क्या। तो देखो ओजोन के लिए आपके पास 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर आते हैं। तो देखो ओजोन के लिए स्ट्रक्चर कितना आप ड्रॉ कर सकते हो भाई, 2 ही स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। ओजोन का जब पहले आप बनाओगे तो ये होता है स्ट्रक्चर, पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओ यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका 2 ही स्ट्रक्चर आता है, आप ऐसे इसको लिखोगे तो ये नेगेटिव उठ के इधर चला आएगा ऑक्सीजन पे, है ना, और डबल बॉन्ड उठ के आपके पास किधर चला जाएगा, यहाँ चला आएगा। तो यही तो होगा। तो 2 ही स्ट्रक्चर आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया, है ना। 2 ही स्ट्रक्चर आएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। BF3 है 0 डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का ट्रिक ये कहता है कि आपके पास अगर BF3 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, साइड एटम के बराबर आ जाए तो डाइपोल मोमेंट μ0 आ जाता है। तो ये μ0 है भाई, ये कैसा है, नॉन पोलर है। μ0 मतलब नॉन पोलर। तो ये क्या बोला है आपको, पोलर बोला है, डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है ना। नहीं भाई, ये क्या है, μ0 है ना। डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज़ ग्रेटर दैन NH3। तो इसको कैसे निकालोगे, NF3 का स्ट्रक्चर बनाओ, NF और NF है, NH3 बना लो। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का ट्रिक का वीडियो देख लेना, हर वैरायटी की प्रॉब्लम ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। NF3 क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इधर खींचेगा, इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, है ना। नाइट्रोजन का क्या है,
ज़्यादा है, ऐसे उधर खींचेगा और इधर खींचेगा, तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, और लोन पेयर इधर खींचेगा, यहाँ पर ये पूरा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, देख लो इसका रिजल्टेंट, और यहाँ पे थोड़ा कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके पास इसका ज़्यादा हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। तो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म CO3, इसका देख लेते हैं। CO3 का जब आप बनाओगे तो ये होता है CO3 2 नेगेटिव। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। एक बार नेगेटिव चार्ज ये इधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा। एक बार आपके पास ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, O पे नेगेटिव हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा। तो भाई 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको एक एक चीज़ बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं भाई, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, चलो हम चेक कर लेते हैं। इसमें आपके पास क्या गिवन है, देखो Ca और Ca2+, साफ साफ दिख रहा है आर्गन Cl- और आपके पास K+। देखो कैल्शियम कितना होता है, 20 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो क्योंकि 2 पॉजिटिव मतलब 2 माइनस, तो कितने बचेंगे 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, क्लोरीन का 17 होता है लेकिन एक नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा 17 + 1 18 आएगा। पोटेशियम का 19 होता है लेकिन 19 - 1 हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, साफ साफ दिख रहा था, इसमें कुछ सोचना नहीं था। आओ देखते हैं ये वाला, इसमें 4 गैसेस आपको गिवन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन दिखने में डरावना है पर मैं आपको बता देता हूँ। जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो लिक्विफाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन होता है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वैल्यू होता है। जब आप वंडर वाल गैस रिएक्शन पढ़ते हो ना, ए और बी आप पढ़ते हो है ना रियल गैस के लिए, तो वहाँ पर वो ए होता है, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल बी होता है शायद से, है ना। ये तो कंफर्म है, TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन। तो ये आप एक बार कंफर्म कर लेना इसको, है ना। मैं इसको लिखता भी नहीं, ये तो अपना क्वेश्चन जो है वो आप देखो, ये हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा चीज़ है, डायरेक्ट एक बार चेक कर लेना, यही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको NH3 के केस में जो गिवन है कितना है 4 5 गिवन है, T क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, विच विल लिक्विफाई फर्स्ट, TC आपके पास गिवन है। बाकी केस में कितना है, हीलियम केस में 5.3 है, और N2 के केस में 126 है, और CO2 केस में 304 है। तो लिक्विफाइड कौन फर्स्ट होगा, NH3 होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। बोला है पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से कौन से ये शो करेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब आपके पास PT P0 A इंटू ज़ाई ए ग्रेटर हो जाता है P0 B इंटू ज़ाई बी। यहाँ पे डेल्टा H क्या आ जाता है, ग्रेटर G एंड G, डेल्टा B ग्रेटर देन 0, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा G ऑलवेज लेस देन 0 होता है ना, यही तो होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपको P टोटल आपके पास क्या आना चाहिए, टोटल ग्रेटर आना चाहिए। कौन से कंडीशन में हो, तो अभी के लिए मैं पूरा चीज़ आपको एक एक चीज़ याद ही करा देता हूँ, है ना। ये याद कर लो, क्योंकि बताने का सलूशन आप इससे अगर रिलेट कर सकते हो तो रिलेट करो, क्योंकि आप डायरेक्ट चीज़ें NCERT में गिवन है, मैं कहूँगा याद कर लो, कंफ्यूज नहीं होना। आइडियल सोल्यूशन ये करेगा, आइडियल क्यों करेगा, क्योंकि मैं बता भी देता हूँ, बेंजीन और टोल्यूइन आपके पास कहीं ना कहीं समथिंग लाइक नॉन पोलर जैसे हैं, दोनों की साइज यूज लगभग बराबर है। तो ये आपके पास कैसा है, बेंजीन टोल्यूइन आइडियल सोल्यूशन शो करेगा। आइडियल में क्या होता है, डेल्टा H आपके पास क्या होता है 0 होता है, डेल्टा B भी आपके पास 0 होता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये आपके पास क्या होता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो होते हैं, एसीटोन ऐसे होता है और क्लोरोफॉर्म आपके पास क्या होता है CHCl3, है ना। तो ये आपके पास नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ये आप याद रख लो, नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। और ये भी आपके पास क्या है, क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन है, क्लोरोएथेन ब्रोमोएथेन, ये कैसे होंगे आइडियल सोल्यूशन, लगभग साइज बराबर है, क्लोरीन और ब्रोमीन की साइज लगभग बराबर है, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन ही शो करेंगे। जिनकी साइज बराबर लगभग वो आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका बराबर हो जाता है ना। एथेनॉल और एसीटोन ये आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको इतना याद रख लो, है ना, बाकी डिटेल में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा दूंगा। देखते हैं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। देखो लोन पेयर कैसे निकालोगे, ट्रिक बताता हूँ आपको, कि अगर कभी आपको लोन पेयर निकालना हो तो ClF3 आप स्टेरिक नंबर निकालो। हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो चेक कर लेना, कभी आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हाइब्रिडाइजेशन का रुकेगा नहीं, JEE एडवांस तक, JEE नीट का तो देख के आंसर बता दोगे, है ना। 15 मिनट का वीडियो है, ट्रिक एंड टिप्स का, कहीं नहीं फेल होगा। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हो, जो आपके पास हाफ सेंट्रल एटम क्या है, कम नंबर में जो है क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सेंट्रल एटम दिख रहा है क्लोरीन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 होता है, और जेनॉन का भी याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। और फ्लोरीन साइड एटम, फ्लोरीन हाइड्रोजन को ही हो साइड एटम तो ही ऐड करना, नहीं हो तो मत ऐड करना, ऑक्सीजन को ऐड नहीं करना है।
मोनोवैलेंट एटम जो होते हैं ना, फार्मूला वहाँ पे चेक कर लेना आप। तो फ्लोरीन 3 है तो ये आप कितना आ जाएगा, 10 मतलब 5 आ जाएगा। जो भी आपके पास स्टेरिक नंबर आता है उसको माइनस साइड एटम कर दो, वही होता है लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर 5 है, साइड एटम 3 है, लोन पेयर कितना आ जाएगा, 2 लोन पेयर। बस यही ट्रिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। स्टेरिक नंबर का फार्मूला भी लिख देता हूँ थोड़ा सा। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, अगर माइनस कर दो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ऐड कर दो अगर नेगेटिव चार्ज है, और मोनोवैलेंट एटम जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन आप ऐड कर दो, तो ये स्टेरिक नंबर इस फार्मूले से निकलता है। इसको भी आप याद करके लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लास्ट है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या बोला, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपको बोला है। कैसे इसको निकाल लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको बता देता हूँ। देखो कैसे निकालोगे, तो इसके लिए भी ट्रिक ही बताऊंगा आपको कि Pt गिवन है, NH3 गिवन है, ट्वाइस Cl और NH2 CH3 और क्या है Cl है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इसका। X अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोरीन पे -1 होता है, और ये भी आपके पास यहाँ पे इस पे भी न्यूट्रल है, तो आपके पास ओवरऑल आपके पास ये माइनस और ये पॉजिटिव, ओवरऑल आपके पास यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। X बराबर कितना आ जाएगा, +2। Pt आपके पास कितने में आ गया, +2 में आ गया, ठीक है। अब 3D 4D 5C Pt है ना, PD आपके पास 3D 4D सीरीज़ के है ना, तो 4D सीरीज़ में आप कैसे लिखते हो, वैसे ही प्लेटिनियम पैलेडियम है ना, बता यहाँ पे आप इसको 4D कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, 2 है ना। तो आपके पास जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप यहाँ पे लिखोगे इसका डी में 1 2 3 4D 5D नहीं, बस ये जानते रहो 4D है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। 4D क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसलिए ये पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2, और ये आपके पास हो गया। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आप एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और अगर 0 है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 0 आ जाएगा, है ना। म्यू स्पिन, और म्यू क्या होता है, फॉर्मूला भी बता देता हूँ, n+2 इससे निकलता है, तो n 0 है तो 0 ही आएगा। और मैं आपको एक चीज़ ट्रिक बता देता हूँ कि कभी भी अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 आ जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखना है, 2 पॉइंट समथिंग रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 3 आ जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये ट्रिक होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉइंट लगा के लिख लिया करो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला था कि सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट प्रॉपर्टी। तो देखो NiCO4 गिवन है, तो Ni क्या होता है, 3D8 और 4s2 होता है, 3D4s2 होता है, और यहाँ पे CO क्या होता है, ये भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे आप 3D जब निकल को आप लिखो 3D4s2 हो जाएगा, तो इसको आप भरोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 5 ही लिखो, 5 खाने आप बनाओगे, तो 5 खाने आप बना लोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। और यहाँ पे भर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 हो गया। और आपके पास क्या है, 4s2 भी है, तो 4s2 आप इसको ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे हमें बोला CO हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, तो ये उठ के कहीं ना कहीं पेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पर भी जो आपके पास म्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0। तो आपके पास कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक नेचर हो जाता है ना, डायमैग्नेटिक। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, अभी नहीं, वो दोनों निकालना है। अब NiCl4 भी निकाल लो आप, NiCl4 2-। तो यहाँ पे 3D8 और 4s2 होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, निकिल X क्लोरीन -1 4 हो जाएगा, और ये -2 X बराबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो निकिल आपके पास कितने में, +2 में है, तो 3D8 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप इसको 3D8 भरोगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्लोरीन कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, नो पेयरिंग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा अनपेयर। 2 पेयर मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछता तो म्यू बराबर √NN+2 निकाल लेते। तो आपके पास ये पैरामैग्नेटिक और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। बाकी आप इंस्टाग्राम पे ये पेज है अपना फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सअप आपके पास ये है, कोई भी आप, मैं फोर्स नहीं कर रहा, आपका मन, ठीक है। आप कुछ अपडेट चाहते हो वहाँ पे तो आप मिल सकता है, टेलीग्राम ये है, ठीक है। बाकी थैंक यू एवरीवन, ठीक है। PDF आपको लिंक में मिल जाएगा।